नमस्कार, आईएनडी एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। पत्रकारिता की मौत। हां, मैं एक पत्रकार हूं। मैं एक चलता फिरता समाचार हूं। हां, मैं एक पत्रकार हूं। कलम ही हमारी ताकत है। जान पर अनेकों आफत है, फिर भी मैं कभी न डरता हूं। सर्वदा सच्चाई ही लिखता हूं। हां, मैं एक पत्रकार हूं। मैं एक चलता फिरता समाचार हूं। पत्रकार एक चलता फिरता विचार होता है। वो समाज का आईना होता है। उसका ना किसी से कोई राग होता है ना द्वेष। वो सिस्टम की छिपी हुई सच्चाई उजागर करता है, लेकिन यही कर्तव्य पथ उसे मौत के दल बदल में धकेल देता है। ऐसा ही हुआ है छत्तीसगढ़ के बीजापुर में, जहां एक युवा निर्भीक पत्रकार मुकेश चंद्राकर को मौत की नींद सुला दिया गया। जान भी ऐसे ली कि मौत की भी कलेजा कांप उठे। कुल्हाड़ी से सिर पर वार किया और फिर सेप्टिक टैंक में चुनवा दिया गया। हत्या का आरोप एक ठेकेदार पर है, जिसके काले कारनामों को मुकेश लंबे समय से उजागर कर रहे थे। मुकेश की हत्या के बाद आरोपी ठेकेदार फरार हो गया। उसकी संपत्तियों पर बुलडोजर चल गया है। बैंक खाते सीज कर दिए गए। जोर शोर से उसकी तलाश भी चल रही है, लेकिन बड़ा सवाल है कि कर्तव्य पथ पर कितने और मुकेश बलिदान होंगे। क्या पत्रकार की जान इतनी सस्ती है? कोई भी कभी भी उसकी जान ले ले। पत्रकारिता अगर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की तरह उसकी सुरक्षा और संरक्षण के इंतजाम क्यों नहीं है? मुकेश को श्रद्धांजलि देने के साथ हम इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं इस पूरे मामले पर, वो सुन लेते हैं। घटना है। मुकेश चंद्राकर बहुत ही युवा, ऊर्जावान और सक्रिय पत्रकार रहा और हम लोग साथ भी, मेरे साथ भी बहुत अच्छा संबंध था। बीजापुर के जनहित के मुद्दों को लेकर हमेशा बात निष्पक्ष रूप से रखता था। निश्चित रूप से उनकी हत्या और हमारे बीच में नहीं रहना एक बड़ा नुकसान हुआ है पत्रकारिता जगत में, और हम लोग को भी, और इस घटना की हम बिल्कुल कड़ी निंदा करते हैं। अगर कोई अपराधी है, कोई घटना किया है, तो सबसे बड़ा पहले वो अपराधी है। रही बात मेरे साथ संबंध, मेरे साथ शायद मेरे पास पहली बार अपने शादी के लिए कार्ड देने वो आया था। पहली बार मैंने उनसे तस्वीर मेरे साथ खिंचाई है और पहला तस्वीर होगा, मुझे लगता है ऐसा। जो कुछ हुआ है बहुत ही भयावह है, दर्दनाक है, गलत है, परेशान करने वाला है। संवेदना भी परिवार के संदर्भ में हो, परिवार के लिए हो। ईश्वर परिवार को संबल प्रदान करें। ये जो मुकेश जी की हत्या की गई है, उसमें कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर के रिश्तेदार रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और उनके कर्मचारी महेंद्र रामटेके को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पूछताछ जारी है और शीघ्र ही आगे बात होगी। तो एक युवा और निर्भीक पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई। उन्हें भ्रष्टाचार की पोल खोलने की सजा दी गई और सजा के तौर पर उन्हें मौत दी गई। बेरहमी से उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया और उसके बाद उनके शव को सेप्टिक टैंक में चुनवा दिया गया। पहले कई बार किए, जिसकी वजह से उनके सिर पर छेद हो गया, उनकी मौत हो गई और फिर उन्हें चुनवा दिया गया। इस तरह से लगातार पत्रकारों को अब निशाना भी बनाया जा रहा है। चलिए, इस पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं चर्चा के लिए। आपका परिचय करा दूं, हमारे साथ डॉक्टर अजय चंद्राकर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय जी, स्वागत है आपका। और साथ हमारे साथ के शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। के शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर अजय चंद्राकर जी आपके साथ ही कर रहा हूं। एक पत्रकार जो निर्भीक था, युवा था, और जिसने भ्रष्टाचार की पोल खोलने की कोशिश की और बदले में उसे मौत दी गई, उसकी हत्या कर दी गई, और हत्या भी इतनी बेरहमी से की गई कि मौत का कलेजा जो है वो कांप उठे। लगातार ऐसे कई मामले हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से पत्रकार जो है सिस्टम की सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करते हैं और उससे पहले ही उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। आखिर कब तक पत्रकारों को इस तरह से निशाना बनाया जाएगा? कब तक पत्रकार इस तरह से मरते रहेंगे? बिल्कुल प्रभात जी, इस गमगीन माहौल में
आज पत्रकारिता जगत एक युवा पत्रकार को खोया, और जिस चैनल से वो जुड़े हुए थे उसमें भी हम विषय विशेषज्ञ के रूप में उनके साथ बैठते थे और वो ग्राउंड रिपोर्टिंग किया करते थे। सवाल यह है कि सरकार की बातों को पूरी ईमानदारी के साथ जनता के सामने पहुंचाते हैं पत्रकार साथी, और जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाते हैं। हम कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं और इसमें विपक्ष को भी इस गमगीन माहौल में साथ देना चाहिए। रही बात यहाँ पर, या जो पहली बात तो यह है कि बस्तर के पत्रकारों को आज निश्चित रूप से हम रिगार्ड देंगे, और खास तौर से एक महिला पत्रकार जिसका नाम है, जिनसे मेरी बात हुई, पुष्पा रोकड़े, और पुष्पा जी वहां जाकर के उस जगह को ट्रेस की, और सल्लू करके स्थानीय पत्रकार हैं, वो ईमेल आईडी निकाल करके लास्ट लोकेशन देखे। इसके पहले पुलिस प्रशासन आवेदन तो ले लिए, लेकिन उनसे जब कहा गया पत्रकारों के द्वारा, 1 दर्जन पत्रकार साथी वहां पर गए, प्रभात जी, और उस एरिया में उनको ले जाना चाहते थे, बोले 4-5 कमरों को पहले खोल दिए और बोले कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन जो पुष्पा रोकड़े, जो उदयमान महिला पत्रकार हैं, वो वहां के मजदूरों से बात की थी, और जिसके कारण यह आया। फिर वहां के टीआई हैं मिस्टर दिनेश शर्मा, वो बोलते थे कि मतलब अपने कर्तव्य के पालन से वो बचना चाहते थे। वो तहसीलदार को बुलाऊंगा बोले, तहसीलदार आए, तहसीलदार ये बोलते हैं कि यहां से मीथेन गैस निकल जाएगी तो प्रॉब्लम होगा। उसके बाद जेसीपी को लाए तो जेसीपी का ड्राइवर भाग गया, फिर पकड़ करके पत्रकार साथी लोग लाए, तब यह काम हुआ। तो अब वहां पर बुलडोजर चलते नजर आ रही, लेकिन हमारे पत्रकार साथी जब लाउड अपील कर रहे थे, तब तो उनको संज्ञान में लेना चाहिए था। रही बात छत्तीसगढ़ बनने के बाद, तो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पत्रकारों के साथ समय समय पर झूठी गिरफ्तारी, झूठे मामले, अत्याचार, यहाँ पर जैसे जोगी जी के शासनकाल में जनसत्ता में हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी होते थे राजनारायण मिश्रा जी, उनके साथ क्या हुआ। और 19 दिसंबर 2010 को प्रभात जी, सुशील पाठक जी का बिलासपुर में हत्या हुआ। बिल्कुल। 23 जनवरी 2011 को गरियाबंद में उमेश राजपूत का हुआ। 13 जनवरी 2013 को वरिष्ठ पत्रकार नेमीचंद जैन जी की हत्या हुई। 6 दिसंबर 13 को साई रेड्डी का हुआ नारायणपुर में। अब पूनम संतोष का हुआ। बीजापुर से, जहां से मुकेश आते थे, वहीं से 3 पत्रकारों की हत्या हुई। तो मूल बात यह है कि ना तो जोगी जी के समय, ना डॉक्टर रमन सिंह जी के समय, डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में अफसरों की जिस तरह से एक आतंक रही, और उसके कार्यकाल में 265 पत्रकारों के ऊपर अजय जी वही सवाल वही है अजय जी, कि लंबी लिस्ट है हर साल, और लगातार ये आंकड़े बढ़ते जाते हैं। जिस तरह से पत्रकारों को मौत के घाट उतार दिया जाता है और कोई ठोस कार्रवाई भी सरकार किसी की भी हो देखने को नहीं मिलती। आखिर कोई भी सरकार हो, सुरक्षा देने में आखिर सरकार जो है वो कंजूसी क्यों करती है? क्यों पत्रकार जो है सुरक्षित नहीं है? देखिए, भूपेश जी के समय एक कानून लाया गया था, पत्रकार सुरक्षा कानून, लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। इवन डॉक्टर रमन सिंह जी के समय एक कमेटी बनी थी 2016 में, इनको लागू करें, और ये जो पत्रकार सुरक्षा कानून जो लाया गया है, उसको तो फिर निश्चित रूप से इंप्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है। के शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। के शर्मा जी, आपका रुख करता हूं। एक निर्भीक और युवा पत्रकार को भ्रष्टाचार के पोल खोलने की सजा दी गई, मौत के घाट उसे उतार दिया गया है, और जिसके बाद अब हम देख रहे हैं कि लगातार इस पर राजनीति भी हो रही है, बातचीत हो रही है, कार्रवाई की मांग की जा रही है। लेकिन आखिर सवाल बड़ा यही है कि कब तक इस तरह से जो पत्रकार हैं वो बलिदान देते रहेंगे? कब तक उन्हें इस तरह से मौत के घाट उतारा जाता रहेगा? आखिर सरकार उनकी सुरक्षा क्यों नहीं कर पा रही है? देखिए प्रभात जी, ये बहुत गंभीर विषय है, और लगातार छत्तीसगढ़ में जिस तरह से घटनाएं होती रही है, इससे पहले बस्तर क्षेत्र में आप देखेंगे तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर जिस तरह से पत्रकार संघर्ष करते हैं, खासकर इन दूरस्थ क्षेत्रों के पत्रकार। राजधानी में हम लोग बैठे हैं, हम तो बहुत कुछ सुरक्षा में रहते हैं, लेकिन इन दूरस्थ क्षेत्रों में, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस और नक्सली दोनों के बीच में ये पत्रकार पीछे जा रहे हैं।
बीच में 2018 में एक मैसेज जारी होता है, पुलिस का वायरलेस मैसेज जारी होता है कि यदि पत्रकार है तो गोली मार दो। इसके बाद रायपुर में प्रदेश भर के पत्रकार प्रदर्शन करते हैं और पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग करते हैं। पत्रकार सुरक्षा कानून जब लाया जाता है, भूपेश बघेल आश्वासन दिए रहते हैं चुनाव के पहले कि हमारी सरकार बनी तो हम लेके आएंगे। भाजपा ने भी यही बात कही। पत्रकार सुरक्षा कानून आया, उसमें क्या कमियां है? आपने जांच के बिंदु तय किए हैं, किस प्रकार से आईजी प्रदेश स्तरीय एक समिति बनेगी, उसके नीचे आप जिले स्तर पर जोखिम प्रबंधन इकाई बनाएंगे करके बात कहते हैं। क्या ये बनी हुई है? आप जो शिकायत करेगा उसकी जांच ये समिति करेगी। इसमें प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ जनसंपर्क के अधिकारी और वरिष्ठ पत्रकारों को शामिल करने की बात कही गई, अलग अलग, जैसे कहीं 12 साल की बात है प्रदेश स्तर पर, जिले स्तर पर। सुरक्षा के लिए, कानून के लिए इसमें अभी क्रियान्वयन की बात नहीं हुई। आज विजय शर्मा ने भी कहा चर्चा करके इसको हल करेंगे, ये एक बात है। दूसरी चीज ये है कि पत्रकार की सुरक्षा के लिए केवल सभी राजनीतिक दलों की जो बात आ रही है कि हर बार कई पत्रकारों को भूपेश के सरकार के समय भी जेल जाने की बात आई, और अभी भी जिस तरह से विधानसभा में भी आप घटना देखे हैं, उसमें भी जिस तरह से विधायकों के साथ पत्रकार की तू मैं की जो बात आ रही है, लगातार बात आ रही है। और राजनीति की जो बात कर रहे हैं, इस प्रकार से गंभीर मामले में जिसमें भ्रष्टाचार का मामला है, 120 करोड़ रुपए के जो सड़क निर्माण का ठेका फिर से रिटेंडर किया गया, जिसको कहा गया, जिसको मुकेश ने यह बताया था कि 54-55 करोड़ का ये सड़क है, उसको 120 करोड़ किया गया। भुगतान की बात है, गड्ढों की बात है। इसके बाद इसकी जांच की घोषणा आप करते हैं 25 दिसंबर को। इससे पहले भी एक और सड़क की बात आती है, तो दूरस्थ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जहां बड़े बड़े अधिकारी राजधानी में बैठे बैठे निर्णय लेते हैं, वहां जब पत्रकार जाके इस प्रकार से जान जोखिम में डाल के जब रिपोर्टिंग करके लाते हैं, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? क्या एक बड़ा रैकेट है इसमें जो एसआईटी जांच कर रही? क्या ये पता लगा पाएगी कि भ्रष्टाचार के मामले में जैसे इसके अन्य जितने भी निर्माण कार्य हैं ठेकेदार के, उसकी भी जांच की? ठेकेदार इतना पैसा आ जाता है इसके पास कि वो जो एक पुलिस के भर्ती होता है क्षेत्र में छोटे से पद के रूप में, वो जाके आगे जाके इतना बड़ा हो जाता है कि हेलीकॉप्टर से बारात लेके जाता है। ये एक बात है। और उसके साथ ही साथ इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार जो दूरस्थ क्षेत्रों में है वो किस स्तर पर है, ये पूरी तरह जांच का विषय है। बिल्कुल के शर्मा जी, सवाल यही है कि आखिर ये ठेकेदार हो, ये जो भी अपराधी हैं, बदमाश हैं, आखिर इनके हौसले इतने बुलंद कैसे हैं कि इस तरह की एक जघन्य अपराध को खुलेआम वो जो है अपराध करते हुए नजर आते हैं? क्या पुलिस प्रशासन का, नियम कानून का किसी का भी खौफ नहीं है? खुलेआम हत्याएं हो रही हैं, पत्रकार अब निशाना बनाए जा रहे हैं। आखिर इस तरह से पत्रकारों को निशाना बनाया जाएगा तो समाज की आवाज कौन उठाएगा? भ्रष्टाचार का हो, कहीं कहीं कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तमाम चीजों को लेकर आवाज तो बंद हो जाएगी। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के जितने मामले, मैं बोल रहा हूं इन दूरस्थ क्षेत्रों में जितने प्रकार से केंद्रीय योजनाओं का, आवास की सूचना, जल जीवन मिशन की बात, जितनी भी प्रकार के यहाँ पे पैसे आ रहे हैं, इन सबको लेकर देखिए कि पूरी तरह से इसमें कितना भ्रष्टाचार की बात है। पत्रकार उठा रहे हैं, उसकी मदद हत्या हो जा रही है, ये एक भ्रष्टाचार का। दूसरा चीज है राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, हत्या हुई है, उसमें विजय बघेल जितने भी बार आज आरोपी का नाम लिए हैं, उसमें सुरेश का नाम बार बार कांग्रेसी नेता सुरेश के रूप में कहें, तो क्या अपराधियों का, मैं सिर्फ ये जांच का विषय, बाकी चीजें तो राजनीतिक बयानबाजी है, लेकिन राजनीति और अधिकारी और क्या इनकी मिली भगत से जो कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है उसमें पत्रकार कहीं आवाज उठाता है तो सरकार के खिलाफ भी आवाज उठाता है। इसको लेकर के जो बातें आती है तो सरकार भी क्या पत्रकारों के साथ खड़ा होता है? कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार रैकेट कोई एक दो का नहीं है। मुझे लगता है कि वहां जितने भी आप जांच करेंगे दूरस्थ क्षेत्रों में, आज तक विकास के लिए कितना पैसा बस्तर को गया है और कितने का विकास काम हुआ है। आज गरीबी हटाने की बात लंबे समय से की जा रही है, आवास 3000 से ज्यादा वहां बसाहट है, वहां आवास की समस्या, पत्रकार सुरक्षा कानून का जो हाल है, बिल्कुल पत्रकार सुरक्षा कानून का जो हाल है वो कुछ वैसे ही नजर आता है जैसे सरकार की बाकी की योजनाएं कागज में खाना पूर्ति हो जाती है, धरातल पे कुछ भी नजर नहीं आता। और परिणाम ये जो आज मुकेश चंद्राकर के साथ हुआ है। आज की स्थिति, आज रायपुर के पत्रकार राजभवन गए थे ज्ञापन देने के लिए, राजभवन से अधिकारी बाहर नहीं निकल रहे। क्या पत्रकारों से इतनी सुरक्षा की बात है कि जब राजनीतिक दल के लोग जाते हैं तो राजभवन तक, अंदर तक जाते हैं, रिपोर्टिंग के लिए पत्रकार भी जाते हैं, पत्रकारों को वो मेन गेट तक जाने तक के नहीं है, पत्रकार बिना ज्ञापन दिए लौटते हैं। ये तमाम प्रकार की व्यवस्था की बात है। व्यवस्था में कैसे दुरुस्त हो, पत्रकारों की यदि आप सुरक्षा नहीं देंगे तो मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र भी सुरक्षित रह पाएगा। जिस तरह से भ्रष्टाचार
चरम तक आ चुका है, ऊपर से नीचे तक जो बातें आ रही है। तो तमाम बातें ये है कि जनता को भी सोचना है कि पत्रकार किसकी बात कर रहे हैं। पत्रकार जो बात कर रहा है वो आपके लोकतंत्र मजबूत करने के लिए जो जितने प्रकार के महत्वपूर्ण जीरो टॉलरेंस को लेकर भाजपा सरकार में आई है, जीरो टॉलरेंस के लिए यदि आप काम कर रहे हैं तो इस प्रकार से भ्रष्टाचार की बातें आ रही है, उसमें कितनी गंभीरता से कार्रवाई हो रही है। आज आप बुलडोजर चला रहे हैं, बुलडोजर चलाने के साथ साथ आप उसके बैंक सीज करने की जो आप बात कर रहे हैं, पत्रकारों से बातचीत क्यों नहीं की जा रही है? वही सवाल है के शर्मा जी, पत्रकारों से बातचीत क्यों नहीं की जा रही है? बुलडोजर चलाने बस से काम नहीं हो पाएगा। हम बात कर रहे हैं पूरी पत्रकारिता को सरकार किस रूप में संरक्षण दे। जो 2018 की बात कर रहा हूं वो पुलिस वायरलेस की बात है, जब मैं प्रेस क्लब रायपुर का अध्यक्ष भी था उस समय, और इस ढंग से प्रदेश भर पे एक प्रदर्शन भी उस समय हमने किया था। तो कहने का तात्पर्य पत्रकार सुरक्षा कानून की केवल बात होती है, उसमें जब चर्चा होती जाती है किसी अन्य कानून का उल्लंघन ना हो, तो इसमें आप किस ढंग से पत्रकार को सुरक्षा देख पाएंगे। आज यदि हुआ है फास्ट ट्रायल की जो बात कर रहे हैं, ये हर एक पत्रकार के लिए यदि कोई शिकायत कोई कर, आज गरियाबंद के एक पत्रकार जो प्रेस क्लब का उपाध्यक्ष भी रायपुर के, उसने विजय शर्मा के सामने शिकायत की। गरियाबंद में वन विभाग में गाड़ियों को जिस तरह से जाने दिया जा रहा था उसको लेकर रिपोर्टिंग की, उसको धमकी मिल रही है। तो इस प्रकार से लगातार हो रही है। ठीक है, मैं लौटूंगा के शर्मा जी, बिल्कुल मैं लौटूंगा। अजय जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय जी, ये जो पूरा मामला हुआ है, जिस तरह से एक पत्रकार की हत्या की गई, उसके बाद हम देख रहे हैं कि कार्रवाई अपने स्तर से सरकार कर रही है, पत्रकारों की बात नहीं सुनी जा रही, पैदल मार्च वो कर रहे हैं, राजभवन से वो खाली हाथ लौट रहे हैं। आप इस पूरी कार्रवाई को सरकार की किस तरह से देखते हैं? क्या मुकेश को न्याय मिल पाएगा? जिस तरह से सरकार जो है लगातार बात कर रही है, कहीं ना कहीं अगर मैं कहूं निरंकुश भी लगातार बनी हुई है, क्योंकि कोई ठोस बयान सरकार की तरफ से, कोई ठोस बात नहीं की जा रही है। प्रभात जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। उमेश राजपूत 2011 में जिसकी हत्या हुई थी, उनको आज तक न्याय नहीं मिल पाया है। तो यहाँ पर मैं पुष्पा रोकड़े स्थानीय पत्रकार का जिक्र किया था पहले उद्बोधन में, वो जिस तरह से फाइटिंग स्पिरिट दिखाई, तब यहाँ पर इस अंजाम तक पहुंचे। लेकिन क्या इसके पीछे रसूद और रिश्वत का राजनीति से गठजोड़ सारे फसाद की जड़ है, या फिर हम कह सकते हैं कि पत्रकारों की हत्या और हमले सिस्टम की किस सच्चाई को उजागर कर रहे हैं। ये जनप्रतिनिधि है, चाहे महामहिम हो, नाम मात्र की कार्यपालिका प्रधान है प्रदेश के, या फिर मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यपालिका प्रधान। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है प्रभात जी, ये मीडिया, पत्रकारिता, वो हस्ताक्षर है, वो कलम है। तो यहां पर जब एक जनप्रतिनिधि हम देखे थे गौरी लंकेश जी की हत्याकांड के बाद जो स्टेटमेंट दिए थे, बिल्कुल अजय जी, कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार ये जो पूरा मामला हुआ है, जिस तरह से हत्या की गई, अब विरोध किया जा रहा है। राजभवन में रामेन डेका जी राज्यपाल हैं, उनसे मुलाकात की मांग की गई, लेकिन जिस तरह से पूरा घटनाक्रम रहा है, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई, लॉ एंड ऑर्डर फेल हुआ है, इस पर भी तमाम चीजें हैं। एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं, उसके बाद चर्चा पे वापस आएंगे। जरा देखिए किस तरह से पूरा घटनाक्रम रहा, क्या कुछ हुआ है। कैमरा चलाना सिखाया हूँ, कैमरा फेस करना सिखाया हूँ, बोलना सिखाया हूँ। उसने जो कार्य किए हैं ना, पूरी दुनिया का बता। यहाँ कोई समझौता नहीं सर, नहीं सर। हाँ, फिर एक ही समझौता हो सकता है, कुल्हाड़ी लाई जाए, काट दिया जाए।
किस तरह से जो लोग हैं, जो पत्रकार जगत है, वो इस पूरे मामले के बाद, हाशिए के बाद लगातार परेशान है, निराश है, हताश है, रो रहे हैं और बिलख रहे हैं कि आखिर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, आखिर कौन है जो उन्हें सुरक्षा देगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं समाज के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। उनके लिए कौन काम करेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा उनकी सुरक्षा की। और अजय चंद्राकर जी, आप कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात रखिए। और सवाल यही है कि आखिर जब पत्रकारों की हत्या इस तरह से की जाएगी तो आम नागरिक अपने आप को कहां तक सुरक्षित महसूस करेगा? बिल्कुल प्रभात जी, खास तौर से दूर दराज या फिर बस्तर के इलाके में जो हमारे पत्रकार साथी काम करते हैं, उनके लिए तो नक्सलियों का एक तरफ खतरा रहता है, तो दूसरे तरफ सरकार के तंत्र का है, जो इसमें दिखाई भी दे रहा है, पुलिस का, प्रशासन का और ऐसे ठेकेदारों का। तो मूल बात यह है कि जब हम निकले हैं, अब भारत का संविधान जीवन की सुरक्षा की बात करता है, तो जीवन की सुरक्षा देने की तो जिम्मेदारी सरकारों की है। वो निश्चित रूप से ये जो हमारे वरिष्ठ के शर्मा साहब जो कह रहे थे, पत्रकार सुरक्षा कानून है और उसमें और क्या बेस्ट हो सकता है, और वो कमेटी बना करके रखे। और गृह मंत्री को भी निश्चित रूप से यहाँ पर और सक्रिय होना चाहिए, और उस पीड़ित परिवार के लिए कोई पैकेज अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ, ये तो होना ही चाहिए। फौरी राहत तो मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से, तो हमें लगे कि सरकार कुछ करते हुए नजर आ रही। लेकिन इसलिए मैं निरंकुशता की बात कर रहा हूं कि सरकार को जो एक्शन लेना चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब बिल्कुल बिल्कुल अभी नहीं दिखाई दे पा रहा है, क्योंकि महामहिम गवर्नर साहब के पास जब गए हैं, उनके अधिकारी मिलने से थोड़ा कोताही बरत रहे हैं, तो फिर कैसे बनेगा? ये पत्रकार साथी है, ये इंटेलेक्चुअल है, राजनीति हो रही है अजय जी, राजनीति हो रही है बराबर। इस पर एक्स पर पोस्ट किए जा रहे हैं, किसके किससे संबंध है वो दिखाए जा रहे हैं, आरोप लग रहे हैं। अगर एक तरफ देखा जाए तो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर लगातार खराब है, अब पत्रकारों को निशाना बनाया हुआ है। बीजेपी सोशल मीडिया में पोस्ट करके बता दी कि किस तरह से कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं उनके संबंध हैं आरोपियों से। राजनीति खूब हो रही है, काम नहीं हो रहा है, सुरक्षा नहीं दी जा रही है। देखिए प्रभात जी, जो कह सकते हैं कि जिनको मनी से स्नेह रहता है, चाहे वो बीजेपी सत्ता में आए या कांग्रेस में रहे, मंत्रालयों में उन्हीं लोगों को हम लोग मंडराते हुए पाते हैं, तो वो तो पैसे का बल है। और निश्चित रूप से सोशल मीडिया पर आज की बात नहीं है, और बड़े बड़े पत्रकार को जब हम लोग खोए उस समय क्या क्या कमेंट आया, तो ये भी देखे हैं, लूटताट भी हुआ। और मैं बी पाटिल यत्नाल जो एमएलए होते थे कर्नाटक के, गौरी लंकेश के देहावसान के बाद वो क्या बोले थे, वो एमएलए हो करके सभी इंटेलेक्चुअल को गोली अजय जी, आपको लगता है सिस्टम बदलेगा? इस मामले के बाद से सिस्टम बदलेगा क्या? कोई सबक लेगा ये सिस्टम? पत्रकारों को दी जाएगी सुरक्षा? जो मांग है, जो पीड़ित परिवार है, उसकी जो बिल्कुल जिम्मेदारी उठाएगी सरकार जी। हम लोग ऐसे ऐसे पत्रकारों के शिष्य हैं जो प्रधानमंत्री से भी त्याग पत्र देने को उनको मजबूर होना पड़ा, कई सूबे के मुख्यमंत्रियों को जाना पड़ा। पत्रकारों के लिए अगर ये काम, इनके सुरक्षा की बात नहीं करेंगे या फिर भय को नहीं हटाएंगे, तो निश्चित रूप से हम देख रहे हैं राज्य निर्माण से एक छोटे से राज्य में जी, चूंकि वक्त की कमी है जी जी बिल्कुल अजय जी, चूंकि वक्त की कमी है, एक छोटी सी प्रतिक्रिया के शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। क्या जिस तरह से ये लगातार हत्याएं होती आई हैं पत्रकारों की, आज भी उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, सरकार कोई भी दावे कर दे कि वो सुरक्षा कानून लेकर आ रही है या तमाम जो चीजें हैं, लेकिन हत्याएं नहीं रुक रही हैं, क्या राजनीतिक संरक्षण भी इसके पीछे आपको वजह नजर आती है? क्या राजनीतिक संरक्षण की वजह से इस तरह की हत्याएं होती आ रही हैं और ये रुकने का नाम नहीं ले रही हैं? और वही सवाल आपसे भी, क्या इस पूरे मामले के बाद से सिस्टम बदलेगा, सुरक्षा दी जाएगी? छोटी सी प्रतिक्रिया। निश्चित रूप से राजनीतिक संरक्षण के बिना क्या भ्रष्टाचार हो सकता है? ये एक गठजोड़ की जो बात है, इसी गठजोड़ के बीच में पत्रकार आता है बीच में, जो कि भ्रष्टाचार को उजागर करता है, राजनीतिक संबंधों को उजागर करता है। इसी के साथ बस्तर में जो शांति की बात कही जा रही है, क्या बिना पत्रकारों के सहयोग के संभव है? इसी मुकेश के बारे में आप जानते होंगे कि किस तरह के एक सैनिक को नक्सली जो उठा के ले गए थे, उनको छुड़ाने में इनकी भूमिका रही है। तो हर तरह से मैं कहता हूं कि पुलिस और पत्रकार के बीच में जिस तरह से पत्रकार
पीस रहे हैं नक्सली और पुलिस के बीच में, इनको संरक्षण देने का दायित्व तो सरकार का है। और सरकार पत्रकार सुरक्षा कानून ऐसा मजबूती से लाए कि पत्रकार ईमानदारी के साथ काम कर सके, तो मुझे लगता है कि एक बेहतर होगा। और पत्रकार जिस तरह से निष्पक्ष होकर काम करेंगे, सुशील पाठक की हत्या के आरोपी पकड़े ही नहीं गए, जिनको गोली मार दी गई। वक्त की कमी है। के अधिकारी फिलहाल आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो लगातार इस पूरे मामले के बाद से ही जो सियासत है वो देखने को मिल रही है, लेकिन जो पीड़ित परिवार है उससे फिलहाल कोई राहत नहीं दी गई। सरकार सुरक्षा कानून पत्रकारों के लिए बनाने की बात जरूर कह रही है और पिछली सरकारों ने तमाम बातें भी कही हैं, लेकिन जो हत्याएं हैं वो नहीं रुकी। अब इसके पीछे राजनीतिक संरक्षण है या कुछ और मामला है, इसके पीछे ये तो देखने को मिलेगा। लेकिन इस मामले पर भी लगातार सियासत होती नजर आ रही है। जो विपक्ष है वो कह रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर लगातार खराब है और अब आम नागरिक से ऊपर उठकर जो स्थिति ये हो गई है कि पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है। और जो सरकार है वो विपक्ष के नेताओं की फोटो सोशल मीडिया पर डालकर कह रही है कि विपक्ष के जो नेता हैं वो संरक्षण दे रहे हैं। लेकिन देखना होगा क्या मुकेश को न्याय मिल पाता है, क्योंकि इस पूरे मामले के बाद पत्रकार जगत हताश है, निराश है और वो अब अपनी मांगों को भी पुरजोर तरीके से उठा रहा है। देखना होगा क्या सरकार पत्रकारों के लिए क्या कुछ करती है। IND एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।